Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. In this video, I am going to discuss next part of ratio, proportion and partnership. In the previous video, we have discussed about fundamental basic rules on ratio, and in this video, I am going to discuss questions which are based on whatever rule we have learned in the first video. अगर आपने first video ratio के basics नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आप जाके देख सकते हैं। और अभी हम शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। द सेशन विल बी रेलेवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक कैट, जैट, जीआरई, जीमैट, IPM, CUET एंड सो ऑन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हैव अ लुक कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, और आज हम बात करते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप पार्ट 2 की। द सेशन विल बी एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। और जहाँ पे रूल्स होंगे वो मैं रूल्स आपको रिमाइंड करवाते जाऊँगा कि वॉट एवर रूल वी हैव लर्नड उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने क्या कवर किया था। सो हमने रेशियो के बारे में फंडामेंटल कवर करा था कि रेशियो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, राइट। रेशियो मतलब कंपैरिजन। वी हैव कवर्ड अबाउट कि इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। देन वी हैव कवर्ड अबाउट रेशियो की डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो वी हैव अंडरस्टूड, राइट। देन हमने कुछ रूल्स के बारे में बात किया था कि अगर आप रेशियो के अंदर ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड अगर कुछ ऐड करते हो तो फ़र्क पड़ जाता है। तो व्हाट इज़ द रूल कि अगर रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 1 है तो कुछ ऐड करने से नया नंबर बड़ा आता है, एंड अगर ऑलरेडी रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कुछ ऐड करने से नया नंबर छोटा होता है। ऑफ कोर्स के हैज़ टू बी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव में रूल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस कि इफ़ यू ऐड इक्वल रेशियोज, अगर आप इक्वल रेशियोज को ऐड करते हो तो रेशियो की वैल्यू इक्वल ही रहती है। सो A बाई बी अगर C बाई डी और E बाई F अगर K के बराबर थे, सो A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F ऑल विल बी इक्वल टू K, सभी K के बराबर आएंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कुछ मल्टीप्लाई करके भी अगर हम ऐड कर देंगे तो भी वैल्यू सेम रहने वाली है। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। देन अनइक्वल रेशियोज को ऐड करते हैं तो वैल्यू अनइक्वल आती है, बट इन दोनों के बीच में ही आती है। ऑर्डर अगर C बाई डी बड़ा था तो C बाई डी से छोटी आएगी, A बाई से B से बड़ी आएगी। और अगर A बाई बी से छोटा है, A बाई बी बड़ा है C बाई डी से, तो जो नया इनको ऐड करके फ्रैक्शन बनेगा, रेशियो बनेगा, वो इनसे छोटा होगा और C बाई डी से बड़ा होगा। कहने का मतलब है इनके बीच में लाया करेगा। तो इन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे हम कि कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है। एंड एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन जो हमने बात किया है, जो रूल पढ़े हैं सभी के बेसिस पे क्वेश्चंस किस टाइप से होंगे उनको बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस, और ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, यहाँ से हमें शुरू करना था। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज इफ A बाई बी इज 2:3, B इज टू C इज ऑल्सो 2:3, फाइंड A इज टू B इज टू C। मतलब हमको रेशो को कंबाइन करना है, कंबाइन रेशो पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं। पहले सबसे फंडामेंटल तरीका समझते हैं कि A इज टू B इज टू C फाइंड करना है। A का वैल्यू 2 है तो B का वैल्यू 3 है, अगर B का वैल्यू 2 है तो C का वैल्यू 3 है। हमें कंबाइन करना है इनको। तो आपका रूल ये होना चाहिए कि जो भी बीच में कॉमन टर्म आ रही है, यानी कि B कॉमन है दोनों के अंदर, जो B कॉमन है दोनों के अंदर, आप इनको सेम करें, इनको सेम बना दें। अब इनको सेम बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा इनका LCM। इसका LCM होता है 6। तो हाउ कैन यू मेक इट 6 कैसे बना सकते हैं? 6 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया इस रेशो में 2 का, और मैंने इस पूरे रेशो में मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का। इससे होगा क्या, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो A इज टू B 2 और 3 बोला जाए या 4 और 6 बोला जाए, बात तो एक ही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इज टू 3 बोलो या 6 इज टू 9 बोलो, बात तो एक ही है। आप देख सकते हैं कि जो B है वो सेम हो चुका है। अगर B सेम हो चुका है तो हम बोल सकते हैं आपका आंसर क्या होगा, 4 इज टू 6 इज टू 9। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन बीच में जो टर्म दी हुई है B, वो दोनों सेम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये तरीका हो सकता है। और तरीका है, और भी समझते हैं। एक तरीका ये होता है कि डायरेक्टली कुछ लोग मेथड याद रखते हैं कि दो रेशो को कंबाइन करने की मेथड क्या बन सकती है। तो मेथड हम भी ऐसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर A इज टू B इज टू C फाइंड करना है, अगर ये 2 है और अगर ये 3 है, ये 2 है और अगर ये 3 है, तो मेथड ये कहती है कि आप एक काम करो, ये मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो और उसके बाद ये मल्टीप्लाई दोनों में करके रेशो लिख दो। तो सबसे पहला टर्म आएगा, फर्स्ट स्टेप ये है। सो 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 4। देन 3 इंटू 2 कितना हो गया, वो हो गया 6, एंड 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 4 इज टू 6 इज टू 9। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कि दो रेशो कंबाइन करना है। सबसे पहली स्टेप यहाँ से आप ये मल्टीप्लाई कीजिए,
ठीक है, दोनों के एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेप याद रखेंगे तो भी दो रेशो को कंबाइन हम कर सकते हैं। अगर और कॉमन सेंस लगाना चाहें तो और भी तरीका लगा सकते हैं। 4:6:9 हमारा आंसर है, याद रखिएगा। एक तरीका और समझते हैं। एक तरीका ये है कि आप परसेंटेज में अगर कंफर्टेबल हैं तो परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे अगर ये 2 है और अगर ये 3 है, अगर ये 2 है तो ये 3 है, राइट। आपको इनको सेम करना है। तो आप मुझे बताइए ये जो 2 है इसको मैं 3 कैसे बना सकता हूँ। इस 2 को 3 बनाने के लिए मुझे कितना परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा, यानी 1.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.5 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए तो भी आपका आंसर आएगा। तो बात तो वही पढ़ने वाली है कि ये हो गया 2 तो ये हो गया 3 तो ये हो गया 4.5, है ना। तो रेशो कितना हो गया, रेशो हो गया 2:3:4.5। बट आपको बताया गया था कि रेशो कभी पॉइंट में नहीं होता है, तो आप हमेशा इसको कन्वर्ट करोगे। सो 2:3:4.5, 4.5 में अगर मैं पूरे रेशो में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 4, ये हो जाएगा 6 और 4.5 का डबल हो जाएगा 9। तो रेशो कितना हो गया 4:6:9। तो परसेंटेज की मेथड से भी कर सकते हैं। करा आपने वही है, आपने इस बार दोनों जगह मल्टीप्लाई ना करते हुए इसको 3 बनाने की सोची। तो 3 कैसे बन सकता है, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी 50% बढ़ाना है तो 50% बढ़ा दीजिए 3 बन जाएगा, 50% बढ़ा दीजिए 4.5 बन जाएगा। पर क्योंकि पॉइंट में आ चुका है तो यहाँ तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो काम हो जाएगा, अदरवाइज ये क्लिक नहीं करता है। तो ऐसा लिखिए कि 2:3:9/2 और अब पूरे फ्रैक्शन पूरे रेशो के अंदर इसका एलसीएम जो है 1 बनेगा, बिकॉज यहाँ जगह 1 है। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4:6:9। बहुत तरीके लगा सकते हैं। तो रेशो आप कंबाइन इस तरीके से करेंगे। द बेस्ट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एलिमेंट कॉमन है उनको आपको सेम करना है। अगर आपने वो सेम कर दिया तो वो वाली मेथड डेफिनेटली आप ज़्यादा हेल्पफुल है, वो ज़्यादा काम आएगी आपके। रीज़न बीइंग क्योंकि 2 रेशो पे या 3 रेशो पे या 4 रेशो पे कैसे यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट यू नेवर नो। ठीक है, लेट्स से वन मोर एग्जांपल ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं यहाँ पे आपको 4 रेशो यानी 4 रेशो दिए हुए हैं, 3 रेशो दिए हुए हैं, कंबाइन करना है आपको। सो यू हैव A:B, B:C, C:D एंड बोला A:B, C:D क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सो A:2, B:2, C:D इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 2 कंबाइन करते हैं, फिर 2 के बाद चौथा कंबाइन कर लेते हैं, तो तीसरा कंबाइन कर लेते हैं, कहने का मतलब है। तो पहले इनको कंबाइन कर लिया और उसके बाद अगला कंबाइन कर लिया। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने काम करा, इनको इसी ऑर्डर में लिख दिया। A:B 2 और 3 है, B:C 4 और 5 है और C/D 1:3 है। अब मेरा टारगेट ये है कि जो जो एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे उनको मुझे सेम करना है। तो यहाँ पे B जो है वो कॉमन है और यहाँ जो C है वो कॉमन है, इनको आपको सेम करना है। तो हाउ कैन वी मेक इट सेम, सेम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ तो आप अपर एंड से शुरू करो या लोअर एंड शुरू करो। यहाँ से शुरू करते हैं, इसको मुझे 12 बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो 12 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 4 का, तो ये बन गया 8 और ये बन गया 12। फिर इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का पूरे रेशो में, तो ये बन गया 12 और ये बन गया 15, है ना, 3 का मल्टीप्लाई करने से। अब क्योंकि ये 1 है वो मुझे 15 लाना है यहाँ पे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 15 का, तो ये हो गया 15 और 15 थीटा कितना हो गया 45। यानी मैंने फर्स्ट रेशो में 4 का मल्टीप्लाई किया, दूसरे रेशो में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन गया और ये 15 बन गया, और आखिरी रेशो में मैंने 15 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15 और ये 45 बन गया। सो आई कैन कंबाइन द रेशो एज 8:12:15:45। ये मेरा आंसर होगा 8, 12, 15, 45। ठीक है, तो अगर मुझे बोलता है कि A:B:C C:D कितना होगा, तो आई कैन स्टेट अवे से 8:12:15:45। ये मेरा आंसर होगा। तो A:B:C:D कंबाइन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब कंबाइन रेशो निकाल लेते हो ना तो उसमें इंडिविजुअल रेशोज़ की वैल्यू मेंटेन रहती है। मतलब क्या, जैसे अगर आप 8 और 12 का रेशो चेक करोगे तो आपको 2 और 3 मिलना चाहिए, मिल रहा है ना। 8 और 12 को कैंसिल करते हो 4 से, तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा। वैसे B और C मिलना चाहिए 4 और 5। तो आप चेक कीजिए क्या आपको B और C 4 और 5 मिलेगा। बिल्कुल, आप 12 और 15 का रेशो निकालोगे आपको 4 और 5 मिलता है। सिमिलरली अगर आप C और D का रेशो निकालोगे तो 1 और 3 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलता है। मतलब कंबाइंड रेशो निकालने के बाद जब आप इंडिविजुअल रेशो चेक करते हो तो आपको वैल्यू यहाँ पे सेम मिलती है, एग्जैक्ट मिलती है। तो अगर किसी एग्जाम में ऑप्शन से अगर आप ऑप्शन चेक करना चाहें तो ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंबाइन कैसे करना है रेशो मालूम पड़ा। जो भी एलिमेंट कॉमन है उसको आपको सेम कर देना है। ऑलराइट, चलिए अब इसमें एक दूसरी वैरायटी भी आती है, वो हम समझते हैं। इसमें बोला है फाइंड A:E, A:E फाइंड करना है आपको, और रेशो बहुत सारे दिए हैं। A:B दिया है, B:C दिया है, C:D दिया है और D:E दिया है।
बोला ए और ई बताइए। तो देखिए दो मेथड हैं कि या तो आप एक काम करें A:B:C:D:E पूरा फाइंड कर लें, पर A:B:C:D:E पूरा फाइंड करने से आपका पर्पस सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे सारे रेशो कंबाइन कर सकते हो, तो A:B:C:D:E फाइंड तो हो जाएगा, प्रॉब्लम ये नहीं कि फाइंड नहीं होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, A:B 2 और 3, उसके बाद B और C कितना दिया है 6 और 7, उसके बाद C और D कितना दिया है 14 25, ठीक है, और उसके बाद D और E कितना दिया है, D और E दिया है 1:2। ठीक है, अगर आप चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द अपर एंड, यहाँ शुरू करता हूँ मैं, एंड लेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको 6 बनाते हैं और इसको हम सेम करते हैं। ठीक है, इसको भी सेम कर लेंगे अपन। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 2 का, तो यहाँ जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा सेकेंड रेशो के अंदर, जब मैं सेकेंड रेशो में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, उससे ये 12 बन जाएगा। अब अगर ये 12 बन जाएगा तो मुझे ये बनाना पड़ेगा 12। तो अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, या तो आप अपर एंड शुरू कीजिए लोअर एंड शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, जैसा करना कर लीजिए। तो एक काम करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 2 का, इससे ये 6 बन जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 4, ये बन गया 6 और ये कितना बन गया 6 और 7 बन गया। ठीक है, लेकिन ये 14 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है और फिर 1:2 दिया हुआ है, दिख रहा है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये नंबर जो है वो 7 है, हमें 14 करना पड़ेगा। मैंने करना मल्टीप्लाई बाय 2, जब मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो ये 14 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 12 बन गया और ये 8 बन गया। तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि 8:12:14:25 तक तो कंबाइन हो गया है ना, A:B, B:C एंड C:D। अब इसको 25 कैसे बना सकते हैं, 25 के लिए करा मैंने मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25:50 लिख दिया है ना, 1:2 मैंने मल्टीप्लाई बाय 25 किया यहाँ पे। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से आपका आंसर आ गया 8, 12, 14, 25 और 50। तो आपका आंसर क्या होगा, ए और ई का, ए हो गया 8, बी हो गया 50, तो रेशो हो गया 4:25। एक मेथड जो डेफिनेटली बहुत लेंदी है क्योंकि आपसे ये पूछा नहीं गया है, आपसे A:E पूछा गया था, सारा रेशो नहीं पूछा गया था। तो कंबाइन कर सकते हैं, रेशो ले सकते हैं, ठीक है, बट आप देखिए कि अगर आपको पहला और आखिरी रेशो ही पूछा गया है तो इतना सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। डायरेक्टली कैसे करेंगे, मेन अप्रोच इसकी ये वाली है। देखिए, आपको A/B पता है, यस। क्या आपको B/C पता है, यस। क्या आपको C/D पता है, यस। क्या आपको D/E पता है, यस। कितना है A/B, A/B है 2/3। कितना है B/C, B/C है 6/7। कितना है C:D, वो है 14/25 और कितना है D:E, वो है 1/2। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा गाइस कि अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इन सबको तो आपका आंसर आ जाएगा। तो केयरफुली देखिए, इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल दीज रेशोज़, अगर आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। देखिए B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कौन, बचेगा यहाँ पे A:E। तो बस A:E कितना आता है निकाल लेते हैं। 7 1 जा, ये हो गया 2 जा, ये 1 जा, ये हो गया 2 जा, ये 2 जा और 2 जा कट हो गए। क्या मिल रहा है ऊपर, ऊपर मिल रहा है 4, नीचे मिल रहा है 25। आपका आगे आपका आंसर। तो कभी भी अगर आपको पहला और आखिरी रेशो निकालना है तो पूरा कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। कंबाइन करना भी ऑप्शन था लेकिन मैंने कंबाइन नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दिया सभी रेशोज़ को। आई होप दैट्स ओके। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ x+3:x+7 is 4:9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो। क्या बताया था मैंने आपको, अगर A:B अगर रेशो है तो उसका जो डुप्लीकेट रेशो होता है वो होता है उसका स्क्वायर। सो डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालते हैं, डुप्लीकेट रेशो निकालते हैं उसका स्क्वायर, मतलब कि A²:B², इस तरीके से निकाला जाएगा डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब बोला हुआ है कि डुप्लीकेट रेशो ऑफ x+3 का जो डुप्लीकेट रेशो है वो 4 और 9 है। मतलब कि अगर देखा जाए तो x+3 का करना पड़ेगा स्क्वायर
और x प्लस 7 का करना पड़ेगा स्क्वायर। ये जो रेशो आएगा दिस इज द डुप्लीकेट रेशो। ये इसका कौन सा रेशो होगा? ये इसका डुप्लीकेट रेशो होगा। और डुप्लीकेट रेशो की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? 4/9 दी हुई है। तो बोला बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन सिर्फ इतने पे बेस्ड है कि आपको रूल पता है कि नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन कर लोगे आप, जरूरत नहीं मेरे करने की। आइडिया इज डुप्लीकेट क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर a इज टू b रेशो है तो डुप्लीकेट a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। नाउ कैन यू टेक द रूट? स्क्वायर रूट निकाल लिया आपने, तो x प्लस 3 अपॉन x प्लस 7 की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 14। तो आपको मिल जाएगा, यहाँ लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 9 विच गिव यू 5। x की वैल्यू 5 होगी। तो अगर x की वैल्यू 5 हो तो x प्लस 3 और x प्लस 5 जो होगा उसका डुप्लीकेट रेशो 4:9 आएगा। आप चाहो तो डाल के चेक कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 5 पुट किया तो आपको मिलता है 8, और अगर आपने यहाँ पे 5 पुट किया तो 5 और 7 कितना हो गया? वो हो गया 12। सो 8/12 मतलब 2/3। इसका डुप्लीकेट रेशो कितना होता है? इसका डुप्लीकेट रेशो होगा 4/9। एग्जैक्टली सही बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं और कि डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट पे और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। अब दिया सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 is 2:3। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर a is to b एक रेशो है तो उसका सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं। तो सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है? सब डुप्लीकेट का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट। तो आप निकाल देंगे अंडर रूट ऑफ a इज टू अंडर रूट ऑफ b। इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। तो आपको दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज टू x प्लस 3 का सब डुप्लीकेट क्या होगा इसका? वो होगा अंडर रूट में x माइनस 1 इज टू अंडर रूट में x प्लस 3। ये वैल्यू आपको दी हुई है एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू हाउ मच? दिस गिवन टू यू 2:3। तो कैन यू सॉल्व? यस इजीली। तो x माइनस 1 रूट में एंड रूट में x प्लस 3, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2/3। आप एक काम कीजिए, इनका स्क्वायरिंग कर दीजिए। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 1 अपॉन x plus 3 is equal to 4/9. If you do cross multiplication, so 9x minus 9 is equal to 4x plus कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको? यहाँ आएगा तो मिल जाएगा 5x। 5x is equal to 12 plus 9, this give you 21। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 21/5। अगर x की वैल्यू 21/5 डाली जाए तो x माइनस 1 एंड x प्लस 3 का जो सब डुप्लीकेट रेशो आएगा वो 2:3 बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। आप चाहो तो चेक कर लो। 21/5 माइनस 1 किया तो 16/5 आ जाएगा, और 21/5 प्लस 3 किया तो 15 ऐड होगा तो 36/5 आ जाएगा। ये कट हो गया तो 16:36 का मतलब होता है, कैंसिल किया 4 से तो 4:9। क्या 4 और 9 का सब डुप्लीकेट रेशो 2:3 बनेगा? बिल्कुल, अंडर रूट निकाल के बनेगा। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, रूल पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से आप सब डुप्लीकेट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि a प्लस b इज टू b प्लस c इज टू c प्लस a इज 3:4:5। फाइंड a इज टू b इज टू c। तो a इज टू b इज टू c की वैल्यू क्या आने वाली, ये बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन करने के दो अप्रोच है। अगर आंसर ही निकालना है तो आंसर निकालना तो बहुत ही आसान है। आंसर निकालना चैलेंज नहीं है, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट, वो हम आराम से ढूंढ सकते हैं। कैसे? आप देखिए कि हमें ये दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3k होना चाहिए, बिकॉज बताया था मैंने आपको रेशो हटता है तो k लगाना पड़ता है। b प्लस c जो है उसकी वैल्यू 4k होगी, और क्योंकि c प्लस a 5 है तो यह आ जाएगा c प्लस a का वैल्यू आ जाएगा 5k। ठीक है, मैंने k पुट कर दिया। तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? ऑफकोर्स k के टर्म्स में आएगा। तो आप चाहो तो ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर a इज टू b इज टू c, अगर a इज टू b इज टू c 1 2 3 हुआ तो बताइए a प्लस b कितना हुआ? 3। क्या वो मैच कर रहा है? यस। b प्लस c कितना हुआ? 5। क्या वो मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ऑप्शन a नहीं हो सकता, a हमारा आंसर नहीं हो सकता। b पे आ जाओ, क्या 2 और 1, 2 प्लस 1 3 मैच करेगा? करेगा। क्या 1 प्लस 3 4 मैच करेगा? करेगा। और 1 2 एंड 3 ये क्या है? 5 आएगा? आएगा। तो आंसर क्या बनना चाहिए? आंसर बनना चाहिए b। b इज माई आंसर।
अब अगर ये तो आपने MCQ के हिसाब से अप्रोच समझ ली कि डायरेक्टली कैसे करेंगे, ऑप्शन से ऑप्शन डाल के देख लो, a + b 3 और b + c 4 और c + a का वैल्यू 5 रेशो मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन हो रहा है ऑप्शन बी में। बट अगर ये नहीं करना हुआ तो आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। करने का अप्रोच ये होगा कि आप इनको ऐड कर दीजिए। अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम a, 2 टाइम्स b एंड 2 टाइम्स c। अगर आप इनको ऐड करोगे 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा। यहाँ ऐड करोगे तो आएगा 5 4 9 9 3 12, आपको 12k मिलेगा। इसका मतलब है a + b + c का जो वैल्यू आएगा वो 6k आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर a + b + c आ गया पर a + b 3k है, तो इसकी जगह पे अगर मैं 3k डाल दूंगा सो 3k + c का वैल्यू आ गया 6k। तो आप देख सकते हैं c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया 3k, तो c इज 3k। सिमिलरली अगर मैं b + c की जगह यहाँ यूज़ कर लूँ तो देख सकते हैं आप कि b + c अगर 4k है और अगर मैं c का वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ तो मुझे b कितना मिल जाएगा, b मुझे मिल जाएगा k। एंड अगर मुझे bk मिल चुका है तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो a + b कितना है, a + b है 3k। तो अगर मैं यहाँ पे k पुट करता हूँ तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 2k। तो अगर मैं a/b/c की बात करूँ तो a हो गया 2k, b हो गया k और c हो गया 3k। तो रेशो कितना हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 2:1:3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं ट्राई और इस तरीके से इक्वेशन सॉल्विंग भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कैसे सॉल्व करना पड़ रहा है उसके हिसाब से। कई बार हो सकता है इसका एप्लीकेशन आ जाए तो आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कुछ और पूछा गया हो, डायरेक्टली ये ना पूछा गया हो, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a/b/c की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा करने के लिए आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी। 2a अगर 3b के बराबर है और 3b अगर 4c के बराबर है तो a/b/c क्या आएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं और बोलते हैं 2:3:4 आएगा। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि 2:3:4 आएगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया आपने, क्योंकि 2a अगर 3b के बराबर है और 3b की वैल्यू अगर 4c के बराबर है, आपसे पूछा गया a/b/c क्या आएगा। तो मेथड बहुत सारी है। मेथड नंबर 1 देखते हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि 2a अगर 3b के बराबर है और अगर ये 4c के बराबर है तो एक काम करो, इक्वल टू k मान लो, जिससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर 2a की वैल्यू k है तो a की वैल्यू आ जाएगी k/2 अगर 3b का वैल्यू k है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, k/3 आ जाएगा। और 4c का वैल्यू अगर k है तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो k/4 आ जाएगा। ऊपर से k कट जाएगा तो 1/2:1/3:1/4, दैट्स माई आंसर। लेकिन कभी रेशो फ्रैक्शन में नहीं आता है तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए आप। इसका LCM होता है 12, इस 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 और 4 का LCM मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई किया 12 का तो आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3। तो आंसर क्या होगा 6:4:3। क्वेश्चन करने का पहला तरीका। अगर ये नहीं करना है अगर आपको तो आप इजी अप्रोच यूज़ कीजिए। इजी अप्रोच ये है कि अगर 2a का वैल्यू 3b के बराबर है और 3b का वैल्यू अगर 4c के बराबर है, आप एक काम कीजिए, इनका LCM निकाल लीजिए। इसका LCM होता है 12, हर एक टर्म को 12 बना लीजिए। अगर 2a की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 6 होगी। अगर 3b का वैल्यू भी 12 है तो b कितना होगा, b का वैल्यू 4 होगा। और 4c का वैल्यू अगर 12 है तो c का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो आंसर क्या होगा 6:4:3। डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि अगर 2a = 3b = 4c है तो a/b/c यहाँ तो रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 1/3 1/4 एंड बाद में सिंप्लीफाई कर दो, या यहीं पे LCM लेके उनको 12 के इक्वल बना लो। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C बन जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नाउ यू हैव 3x - 4y + 2z = 0 एंड 4x - 2y - z = 0। तो फाइंड करना है अपने को x/y/z। तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये लिखा है 3x - 4y + 2z = 0 और फिर लिखा हुआ है 4x - 2y - z = 0। आपको बोला है x/y/z क्या आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा होगा कि आप पहले क्या करेंगे, इसमें पहले आप इसमें एलिमिनेट करेंगे एक वेरिएबल। तो आप एक काम कीजिए, पहले तो z को हटा दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2 का। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि पहला इक्वेशन तो एज इट इज़ 3x - 4y + 2z = 0 एज इट इज़। लेकिन ये क्या बन गया, ये बन गया 8x -
4y माइनस 2z इक्वल टू 0। इफ़ यू ऐड बोथ ऑफ देम तो आपको मिलेगा 11x माइनस 8y, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से 11x की वैल्यू 8y के बराबर मिल गई, यानी x अपॉन y आपको 8/11 मिल गया। तो एक रेशो मिल गया आपको x/y 8/11, ठीक है। अब सिमिलरली आप एक काम कीजिए, y और z निकाल लीजिए, यानी x को एलिमिनेट कर लीजिए। तो अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो करिए सुटेबल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और एलिमिनेशन मेथड में आपने सीखा होगा क्लास 9-10 में कैसे करते हैं। ये तीनों के तीनों इक्वल टू, सॉरी दोनों इक्वल टू 0 दिए हुए हैं। नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई लेट्स से इक्वेशन नंबर 1/4 एंड दिस बाय 3, तो ये दोनों 12 हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा 12x माइनस 16y प्लस 8z इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ मिलेगा आपको 12x माइनस 8y माइनस 3z इक्वल टू 0। इफ़ यू सब्ट्रैक्टेड, बिकॉज ये सेम साइन के हैं, कैंसिल करवाने के सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, सारे साइन पलट जाएंगे, कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ मिल गया माइनस के 8y, सॉरी 8y नॉट 6y, माइनस के 8y प्लस के 11z इज इक्वल टू 0। आपको मिल गया 8y इज इक्वल टू 11z, और आपको मिल गया y बाय z इज इक्वल टू 11/8। नाउ यू हैव x एंड y, you have y and z, कैन यू कंबाइन इट वेरी इजीली? कंबाइन कर लेते हैं। सो x इज टू y इज टू z फाइंड करना है। x और y कितना है? 8, 11, और y z कितना है? y z है 11:8। तो आंसर कितना होना चाहिए? आंसर होगा 8:11, सॉरी y is to z is 8 by this, 11/8, yes, 8:11:8। 8 चौक 32, 32 माइनस, कोई गड़बड़ किया क्या मैंने? ये हो जाएगा, डबल किया, ऐड कर दिया, तो 11 माइनस 8y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 11/8/11 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 3 किया, तो 12x 16y 8z 12x। अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, दिस इज़ माई मिस्टेक, सॉरी, माई मिस्टेक इज दिस वन। मैंने यहाँ पे 3 × 2 8 लिख दिया, इट हैज़ टू बी 6, ये 6 होना चाहिए था। अगर ये 6 होता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता बच्चों आपका? यहाँ पे आपका आता आंसर, यहाँ पे आपको आंसर मिलता अपना माइनस के 10y मिलता। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता 10y इज इक्वल टू दिस, तो 8 नहीं आना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था? 10y की वैल्यू 11z के बराबर, मतलब y बाय z 11/10 होना चाहिए था। तो अगेन यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा स्ट्रेट अवे 8:11, 11:10, तो आंसर हो जाएगा 8:11:10, ऑप्शन नंबर 8:11:10। फाइंड, अच्छा x z y, यहाँ भी टूस कर दिया इन्होंने। फाइंड x इज टू z इज टू y, तो हमें x और z और y चाहिए। तो ये आंसर आना चाहिए, x हमारा 8 है, z हमारा 10 है, और फिर ये 11 है। तो 8, 10, 11, यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि आपने एलिमिनेशन किया और पहले x और y निकाला, फिर y और z निकाला, और फिर रेशो निकले। मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जब देखा कि आंसर मैच नहीं कर रहा तो करेक्शन किया, करेक्शन चेक करके मालूम पड़ा वहाँ पे एडिशन में गलती हो गई। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। Next is based on a very fundamental again. It says the ratio between the marks scored by A and B in an exam is 4:3. If A scored 15 marks more than B, find the marks scored by B. देखो एक्चुअली क्वेश्चन ना करने की जरूरत नहीं है, ये मैं करवा क्यों रहा हूँ ताकि आपको फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो कि एग्जैक्टली है क्या। देखो रेशियो बहुत सिंपल सा काम है, ये देखा जाए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। मतलब ये तो पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करना आना चाहिए आपको कि A और B के मार्क्स आपको दिए हुए हैं 4:3। ठीक है, तो बोला है कि A स्कोर्ड 15 नंबर ज़्यादा। तो एक तरीका तो ये होता कि आप इसके मार्क्स अगर 4x लेते तो इसके मार्क्स 3x लेते, और A के मार्क्स ज़्यादा हैं B से, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, और दोनों का डिफरेंस आपको 15 दिया हुआ है। तो 4x माइनस 3x मतलब x की वैल्यू 15 हो गई। अगर x की वैल्यू 15 है तो A के मार्क्स होंगे 4 × 15 यानी कि 60, और 3 × 15 यानी कि 45। तो मार्क्स कितने होंगे? 60 और 45। ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हो, बट आपको लॉजिकली ये समझना है कि A और B का रेशियो दिया हुआ है 4:3।
और ए ने 15 नंबर ज़्यादा स्कोर किए। अभी कितने ज़्यादा कर रहा है? अगर इसके मार्क्स 4 ही होते, इसके 3 ही होते, तो अभी कितना गैप है? अभी गैप है 1, अभी डिफरेंस 1 का है, तुम्हें 15 चाहिए तो 15 गुना कर दीजिए। फिलहाल गैप 1 है, गैप यहाँ 15 होना चाहिए था, तो 15 गुना कर दीजिए। 15 टाइम करोगे तो 60 और 15 टाइम करोगे तो 45। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशो दिया हुआ है और डिफरेंस यहाँ एक आध वैल्यू दी हुई है, इस कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं कि फिलहाल कितना दिख रहा है। फिलहाल डिफरेंस 1 का है, अगर इसके नंबर 4 होते, इसके 3 होते, फिलहाल डिफरेंस 1 का होता, हमें डिफरेंस 15 चाहिए, 15 गुना, तो 15 टाइम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे भी यूज़ करूँगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Next is the ratio of the ages of A, B, C is 7:5:4. If C's age is 32 year, find the sum of the age of A, B, C. इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, ध्यान से देखिए। A:B:C, ये 3 लोगों की जो एज है उनका रेशियो दिया है 7:5:4, ठीक है। C का एज 32 दिया है और सम की बात करता है। आप सब वो 32 छोड़ दो, शॉर्टकट पहले समझते हैं कि अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी एज 7 साल, इसकी एज 5 साल, इसकी एज 4 साल, तो इनका सम कितना आएगा? इनका सम आएगा 16, है ना। 7 + 5 + 4, 9 और 7 16 हो गया। हमें सम कितना चाहिए? हमें चाहिए 32। डबल चाहिए तो बस सबको डबल कर लो, यानी ये 14 साल का होगा, ये 10 साल का होगा, ये 8 साल का होगा। आप देख सकते हैं रेशो भी मेंटेन है और सम भी 32 आ गया, है ना। तो आपको लॉजिक पकड़ना है कि फ़िलहाल जो चीज़ है, फ़िलहाल जो रेशो है, उस पर सम अगर मैं करूँ तो 16 आ रहा है, पर 32 के लिए कितना होना चाहिए? डायरेक्टली मैंने डबल कर दिया, बिकॉज ये डबल है ना, इसलिए ये भी डबल कर दिया। आई होप दैट्स ओके, है ना। इसमें अगर कुछ और दिया होता, लेट्स से मान लेते हैं ऐसा नहीं दिया होता, ऐसा बोला होता कि A:B:C जो है, A:B:C की जो एज है उनका रेशो दिया है 7:5:4, ठीक है। बोला है कि ये नहीं लिखा होता, ऐसा बोला होता कि जो डिफरेंस है A और C की एज का वो 21 साल है। बोला बताइए फिर उनकी एज क्या होगी? तो फिलहाल कितना दिख रहा है? फिलहाल दिख रहा है 3। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 21। हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। तो ये होगा 49, ये होगा 35 और ये होगा 28। आप चेक कर सकते हैं, गैप 21 साल भी आ जाएगा, रेशो भी मेंटेन है। तो जो कंडीशन दी है वो आप देख लीजिए क्या है, उसी रेशो पे ढूंढ के आप आगे इसको उसी अपने हिसाब से मल्टीपल फैक्टर निकाल के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो फिर लेना पड़ेगा x कि A की एज, B की एज और C की एज वो होगी 7x, ये होगी 5x और ये होगी 4x। इन सबका समीशन किया तो 16x, और 16x की वैल्यू दी है 32, तो x यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 2, वही तो हमारा भी आ रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स विथ राम एंड श्याम इज 19:13. If Ram gives Shyam 30 marble, both will have equal number of marbles. Find number of marbles with Ram. तो राम और श्याम की बात करते हैं, ठीक है। राम और श्याम 2 लोग हैं, इसके पास 19 मार्बल हैं तो इसके पास 13 मार्बल हैं, ठीक है। पहले मैं इक्वेशन बनाता हूँ। तो अगर इसके मार्बल 19x तो इसके मार्बल 13x। क्वेश्चन में दिखा हुआ है अगर राम 30 मार्बल शाम को दे दे तो उसके मार्बल कितने हो जाएंगे बच्चों? 19x में से 30 जाएंगे, और शाम के पास कितने हो जाएंगे? शाम के पास हो जाएंगे 13x + 30 हो जाएंगे, और दोनों के मार्बल हो जाएंगे इक्वल, तो इनको इक्वेट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 6x = हो जाएगा 60, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10, इसका मतलब है राम के पास 19x मतलब 190 मार्बल रहे होंगे, और शाम के पास 13 टेंजा यानी 130 मार्बल रहे होंगे। आप देख सकते हैं अगर आपने 30 मार्बल शिफ्ट कर दी, दोनों के बराबर हो जाएंगे, राइट। अब इसको शॉर्टकट से कैसे सोच सकते हैं? दूसरा अप्रोच क्या लगा सकते हैं? देखिए ध्यान से, दूसरा अप्रोच ये लगा सकते हैं कि राम और श्याम है, इसके पास 19 मार्बल है, इसके पास 13 मार्बल है, कितना डिफरेंस है? 6। उसको आधा आधा कर दो, मतलब अगर मैं 3 मार्बल यहाँ से दे दूँ और 3 इसको दे दूँ तो बराबर हो जाएगा। सिर्फ 3 मार्बल करना है, 3 मार्बल करता तो अभी बराबर हो जाता, है ना। क्योंकि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, काम कर सकते हो आप, अगर ये डिफरेंस को आधा करके नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो इनके मार्बल प्लस कर लो। तो 19 और 13 कितना होता है? 19 और 13 होता है आपके 32। 32 मार्बल हैं तो आधे आधे मतलब कितना हुआ? 16। तो ये 16 कब होगा और ये 16 कब होगा? जब इसमें से 3 कम कर दिया जाए, यहाँ पे 3 जोड़ दिया जाए। सो 19 और 13 पे अगर 3 देना पड़ रहा है तो 30 किस पे देना पड़ेगा? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स है, इसका मतलब है आप लगा दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, सब कुछ आपका
सेट हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों आपको ये? तो ऐसे भी क्वेश्चन को सोचा जा सकता है कि 19 और 13 हुए 32 इक्वल मतलब 16, इसमें से 3 घटाने पड़ेंगे या 3 जोड़ना पड़ेंगे बराबर करने के, पर 3 नहीं करा है, 30 किया है, 10 गुना किया है, तो सब कुछ 10 गुना कर दो, सब कुछ 10 गुना कर दोगे तो क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज अ हस्बैंड्स एज एक्सीड्स दैट ऑफ हिज वाइफ बाय 6 ईयर। हस्बैंड अपनी वाइफ से 6 साल बड़ा है। 10 साल पहले रेशियो ऑफ देयर एज वाज 5:4। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। सो अगर हम एजेस की बात करें तो हमें एजेस के बारे में बोला गया है। तो हस्बैंड इज टू वाइफ, अभी कितना है पता नहीं, लेकिन 10 साल पहले 10 ईयर अगो रेशो था 5:4, मतलब हस्बैंड की एज थी 5x तो वाइफ की एज थी 4x। ठीक है, तो बताइए 10 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी? 10 साल पहले उनकी एज रही होगी 5x - 10 और इसकी कितनी होगी 4x - 10। अग्री? लेकिन आपको बोला हुआ है कि उनका जो एज गैप है वो 10 साल पहले या अभी कभी भी बात करते हो वो 6 साल है। तो ये 10 साल तो आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि 2 लोगों की एज गैप ज़िंदगी पर बराबर होती है। अगर आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है, ज़िंदगी भर 5 साल बड़ा रहेगा। अगर आपकी बहन आपसे 6 साल बड़ी है, ज़िंदगी भर 6 साल बड़ी हो जाएगी, बड़ी ही रहेगी, आप कितने बड़े हो जाओ। ठीक है, अगर आपके पिताजी आपसे 30 साल बड़े हैं तो ज़िंदगी भर 30 साल बड़े ही रहेंगे। तो गैप 6 साल का है। अब वो प्रेजेंट की बात करो या 10 साल पुरानी बात करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 10 साल पहले जो गैप था वो भी 6 रहा होगा, और यहाँ पे गैप निकालोगे वो भी 6 ही आएगा ना, कभी भी निकाल लीजिए आप। तो अल्टीमेटली लॉजिक ये है कि इनका जो गैप है अभी कितना दिख रहा है 1, यानी x की वैल्यू 6 दी हुई है आपको। तो हस्बैंड की एज 30 है और वाइफ की एज 24 साल है। कब है ये 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा प्लस होना चाहिए था ना, क्योंकि 10 साल पुराना लिखा हुआ है तो प्रेजेंट तो प्लस होना चाहिए था, राइट? तो ये हो गया। तो प्रेजेंटली कितना होगा 40, 10 साल, और ये कितना होगा 34। तो प्रेजेंट एज पूछिए तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 40 एंड 34। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गैप कभी भी देखो, यहाँ पे भी देख के मालूम पड़ना चाहिए तुरंत कि अगर 5 और 4 है, अभी गैप 1 का है, हमें चाहिए 6 गुना कर दो 30 एंड 24। बड़ी तो पुरानी बात है, 10 साल और जोड़ दीजिए। तो 30 में 10 जोड़ दिया तो 40 और 24 में 10 जोड़ दिया तो 34। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड अ सन इज 4:1। 12 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एज विल बी 2:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रेशियो के बारे में बोला हुआ है। डिफरेंस इस बार फिलहाल प्रेजेंट या पहले या बाद में कभी नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा आपका अगेन बेसिकली रेशियो के हिसाब से, कि प्रेजेंट की बात करते हैं तो रेशियो 4:1 है, और रेशियो किसका है मदर और सन का। तो मदर की एज अगर 4x तो सन की एज x। 12 ईयर फ्रॉम नाउ यानी 12 साल बाद, 12 साल बाद इसकी एज होगी 4x + 12 और बेटे की होगी x + 12, और उस टाइम पे ये रेशियो 2:1 का होगा। सो आगे लीजिए, आगे आपका आंसर। सो 4x + 12 डिवाइडेड बाय x + 12 इज इक्वल टू कितना 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4x + 12 इज इक्वल टू 2x + 24। 2x को यहाँ भेज दीजिए तो 2x मिलेगा। 4x - 2x इज 2x इज इक्वल टू 12। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6, मतलब 6 चौक 24। इसकी अगर एज की बात करते हैं तो ये 24 साल की होगी और ये 6 साल की होगी, 6 साल का होगा, राइट? प्रेजेंट एज पूछा गया है, हाँ, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है 24 एंड 6। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से करा जाए तो भी आप कर सकते हो, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं कुछ भी, आप डायरेक्टली लिखिए कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बोला कि रेशियो 4:1 होना चाहिए, तो क्या ये 4:1 है? हाँ है। क्या ये रेशियो 4:1 है? ये तो रेशियो 4:1 है। क्या ये 4:1 है? ना, ये आंसर नहीं बन सकता। ये 4:1 है? हाँ है। क्या ये 4:1 है? हाँ है। तो 3 ऑप्शन रह गए, एक चला गया। 12 साल बाद क्या होगा? तो 12 साल बाद की एजेस निकाल लो, वो होगा 48, और 12 ऐड किया तो 12 और 9 कितना हो गया 21। क्या ये 2:1 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 12 ऐड किया तो 36 और 12 ऐड किया तो 18, क्या 2:1 आ रहा है? आ रहा है, तो आंसर यही है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन ही है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹170 इज जनरेटेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे कॉइन।
इफ द रेशियो ऑफ 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे कॉइन इज 5:10:11, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, तो 170 रुपये बनाना है यूजिंग 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के, जो कि रेशो दिया हुआ है। तो 10 पैसे का मतलब हो गया 0.1 रुपीज़, 25 पैसे का मतलब हो गया 0.25 रुपीज़ और 50 पैसे का मतलब हो गया 0.5। फ्रैक्शन की बात करूँ तो हो गया 1/10 रुपीज़ और ये हो गया 1/4 रुपीज़ और यहाँ अगर बात करूँ तो 1/2 रुपीज़। इन सिक्कों का नंबर रेशो दिया हुआ है, नंबर्स का रेशो दिया कि ये जो सिक्के हैं ये किस रेशो में हैं। ये सिक्के हैं 5:10:11 के रेशो में, ये दिया हुआ है। और ये बोला हुआ है कि सब मिला के 170 रुपये बनने चाहिए। तो देखिए ये तो हो गया नंबर, ये हो गया नंबर और ये क्या हो गया, ये हो गया डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन हो गया। आपको पता है बैंक की स्लिप भरी होगी आपने कि 1000 रुपये के 2 नोट तो 2000, 2000 के 4 नोट तो 8000, अब तो 2000 के बंद हो रहे हैं बट फिर भी मान लेते हैं, 500 के 6 नोट तो 3000। तो आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जब डिनोमिनेशन का मल्टीप्लाई नंबर में होता है तो आपको अमाउंट मिल जाता है, पर ये तो रेशो दिया हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन में इक्वेशन से जाना चाहते हो तो नंबर को 5x और 10x और 11x मान लो। उससे क्या होगा कि जब डिनोमिनेशन का मल्टीप्लाई नंबर में होगा तो आपको मिल रहा है 1/10 इंटू 5x, तो 5x इंटू 1/10 प्लस फिर 1/4 रुपीज़ है, 10 पैसे, 10 सिक्के, 10x सिक्के, तो 10x इंटू 1/4 प्लस फिर आधा पैसा है, आधा रुपया है 1/2, तो 11x, नंबर ऑफ कॉइन हो गई 11x और उसकी वैल्यू हो गई 1/2। ये मिला के कितनी आनी चाहिए, रुपीज़ में 170 आनी चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मिल गया x/2 प्लस 5x/2 प्लस 11x/2 इज इक्वल टू कितना रुपया, 170। मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट किया सब कुछ क्योंकि यहाँ रुपीज़ में दिया हुआ था। सबका एलसीएम 2 है तो ऊपर हो गया 11 5 16 17, 17x/2 इज इक्वल टू 170। 17 से कट किया तो यहाँ क्या 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू 20 है। बोला बताइए टोटल सिक्के कितने हैं। टोटल सिक्के हैं 5x प्लस 10x प्लस 11x, 21 और 5 26, 26x हैं। 26x आ रहा है ना, कितना आ रहा है, हाँ 26x, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो 26 इंटू 20, इसका मतलब हो जाएगा 520 सिक्के होने चाहिए। तो 520 सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x नहीं लगाते और अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते कि 1/10 इंटू 5 तो कितना मिलता, वो आपको मिलता 0.5। ठीक है, उसके बाद 1/4 इंटू 4 कितना मिलता, वो आपको मिलता 2.5, 2.25, हाँ 2.5। और फिर आपको करते 1/2 इंटू 11 तो कितना मिलता 5.5। तो 5.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, ये हो गया 5 8, 8.5, तो 8.5 मिलता। तो अगर इतने सिक्के हुए तो 8.5 है, बट एक्चुअली 170 होने चाहिए। तो हाउ मेनी टाइम्स, अगर आप ये हाउ मेनी टाइम्स निकाल लो, है ना, जो मिल रहा है 20 टाइम्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सब कुछ एवरीथिंग हैज़ टू बी 20 टाइम्स। तो शॉर्टकट अप्रोच भी कर सकते थे कि इतने ही सिक्के होते 5, 10 और 11 और अमाउंट होता 0.1, 0.25, 0.5, तो उनका अमाउंट बनता 8.5। 8.5 नहीं बनना चाहिए, 170 बनना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स। एवरीथिंग हैज़ टू बी 20 टाइम्स, नंबर ऑफ कॉइन हैज़ टू बी 20 टाइम्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप दैट्स ओके। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अगला वीडियो भी देखिएगा, क्वेश्चन तो खतरनाक है, बहुत सारे हैं। आगे और क्वेश्चन लूँगा मैं। तो ये बोला 10 years ago the ratio of the age of woman and her daughter was 3:2, which of the following cannot be the ratio of the age 5 years from now। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने रेशो पे कि कुछ ऐड करते हैं तो रेशो बढ़ता है कि घटता है, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर a/b एक रेशो है, अगर आप ऊपर कुछ ऐड करते हो और नीचे कुछ ऐड करते हो तो नया रेशो जो होगा वो बड़ा आएगा अगर a/b का वैल्यू ऑलरेडी 1 से कम था, और अगर a/b का वैल्यू ऑलरेडी 1 से बड़ा था तो कुछ ऐड करने से नया जो रेशो आएगा वो नया रेशो छोटा आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आई एम गोइंग टू यूज़। तो बोला है कि 10 years अगो रेशो था 3:2, 3/2 था। ये तो प्रेजेंट छोड़ो, ये तो 10 साल पुरानी बातें कर रहा है। तो 10 year अगो की बात कर रहा है, प्रेजेंट तो छोड़ दो। बोला है 10 साल पहले रेशो 3:2 था,
तो बताइए आज से 5 साल बाद क्या होगा। समझ में आ रहा है कि हम कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे और यहाँ ऐड करेंगे तभी बात बनेगी, है ना। तो फिलहाल रेशो कितना है, फिलहाल रेशो 3/2 है। तो आप मुझे बताइए फिलहाल रेशो 3/2 है, इट्स मोर देन 1 और लेस देन 1? इट इज़ मोर देन 1। दिस रेशो इज़ मोर देन 1, एक से बड़ा है। तो कुछ ऐड करने से नया नंबर छोटा आना चाहिए था इस रूल के हिसाब से, कि अगर रेशो ऑलरेडी 1 से बड़ा है तो कुछ ऐड करने से नंबर छोटा होना चाहिए। और दिख रहा है कि ये रेशो 1 से बड़ा है, ऊपर कुछ ऐड होगा, जितना ऊपर ऐड होगा 10 साल पहले 5 साल आगे नहीं 15 ऐड होगा, ठीक है। तो 3 में ऐड नहीं होगा, 3x में ऐड होगा। सो 3x + 15 2x + 15, तो नया नंबर जो होगा वो 3/2 से छोटा होने वाला है। ये रूल हमने पढ़ा था। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 से छोटा कौन है? 6/5 1.2 होता है। अच्छा कैनॉट पूछा हुआ है, सॉरी। 1.2 7/3 2 से बड़ा होता है, तो 8/7 1.14 के आसपास होता है। फ्रैक्शन टेबल याद करो। 11/9 1.22 के आसपास होता है, ठीक है। तो 1.5 अभी है, तो आगे तो छोटा होना चाहिए था। 1.5 से छोटा कौन कौन सा है? 1.5 से छोटा a भी है, 1.5 से छोटा c भी है और 1.5 से छोटा d भी है। छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 7:3। इन दो लोगों की एज का रेशो पॉसिबल नहीं बन सकता आफ्टर 15 ईयर्स या प्रेजेंट से 5 साल बाद। आई होप दैट्स ओके। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। लिखा है 1400 1400 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। लेट मी हैव सम वाटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1400 को डिवाइड किया 4 पार्ट के अंदर, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट पार्ट, थ्राइस द सेकेंड पार्ट, 4 टाइम्स द थर्ड पार्ट एंड 12 टाइम्स द लास्ट पार्ट आर ऑल इक्वल, फाइंड द 4 पार्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 1400 रुपये हैं, इसके 4 हिस्से कर दिए। 4 हिस्से मान लेते हैं ABCD। बोला सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट पार्ट यानी 2A, थ्राइस द सेकेंड पार्ट यानी कि 3B, उसके बाद 4 टाइम्स दी थर्ड पार्ट एंड 12 टाइम्स दी लास्ट पार्ट आर ऑल इक्वल। याद है 2A = 3B = 4C करवाया था मैंने आपको। तो रेशो जब कंबाइन करना होता है, सॉरी जब रेशो ऐसा दिया होता है, ढूंढना होता है कि रेशो क्या होगा। 2A = 3B = 4C क्या बताया था? LCM ले लीजिए। 2 और 3 और 4 और 12 का LCM कितना हुआ? 12 हुआ। तो हाउ कैन वी मेक इट 12? शॉर्टकट तरीका 6। How can we make it 12? 4. How can we make it 12? 3. And how can we make it 12? 1. तो आपका क्या होगा? 6 4 3 1। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब याद कीजिए कि अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है n, अगर आपको इसको A/B रेशो में डिवाइड करना है तो हाउ विल बी डिवाइड? A out of A + B of n and B out of A + B of n। ऐसे ही करते हैं ना कि अगर मुझे कोई नंबर है 120 और 120 को मुझे डिवाइड करना है अगर 2:3 में, इसका मतलब क्या है? इसके पास 2 पार्ट्स हैं, इसके पास 3 पार्ट्स हैं। इसके पास 2 पार्ट्स हैं, इसके पास 3 पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 ऑफ 120 एंड 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 ऑफ 120। ऐसे ही करते हैं ना इसको, राइट? तो ये तरीका करने का क्वेश्चन था, 2 आउट ऑफ 5 पार्ट्स। तो करा क्या आपने? दोनों को ऐड किया, टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5। तो 2/5 of 120 एंड 3/5 of 120। ऐसे नहीं करना तो टोटल पार्ट्स 5, तो डिवाइड बाय 5 किया तो एक पार्ट की वैल्यू 24, तो 2 पार्ट कितने होंगे? 48 48 और 3 पार्ट कितने होंगे? 72। ये डिवाइड हो गया। तो इस तरीके का जो रेशो है इसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर रेशो A/B/C हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A/B/C होगा तो हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स निकाल लेंगे, है ना। ये फॉर्मूला होता है डिवीजन का। आई गेस फर्स्ट लेक्चर में मैंने मिस किया था बताना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने कवर कर दिया इसको। तो अगर A/B/C करना होगा तो क्या होगा? A out of A + B + C of n, B out of A + B + C of n and C out of A + B + C of n। ऐसे ही करते हैं डिवाइड आप। तो यहाँ पे वही करना है आपको। तो रेशो कितना हो गया? 6 4 3 1, तो 6 और 4 10, 10 और 14 यानी 6 out of 14 of 1400। दूसरे के पास होगा 4 out of 14 of 1400। तीसरे के पास होगा 3 out of 14 of 1400
एंड 1 आउट ऑफ 14 ऑफ 1400, राइट। अदरवाइज टोटल 14 पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी 100, तो इसके पास कितने आएंगे 6 पार्ट यानी 600, 4 पार्ट यानी 400, 3 पार्ट मतलब 300 और 1 पार्ट मतलब 100। ऐसे भी कर सकते हो आप डिवाइड, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया आपको। तो दिस इज अ बेसिक प्रैक्टिस सेशन, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन थे यहाँ पे। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे और भी देखेंगे अपन, क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के और क्वेश्चंस की। फिलहाल हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो लूँगा एंड पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पढ़ाऊँगा। आई होप दिस यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please share with your friends in school and your college and in your office with your colleagues if they are preparing for CAT, XAT, any of the management exams, right? Thank you.